गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। सिविल इंजीनियरिंग की स्टील स्ट्रक्चर की क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अपन लोगों ने जो स्टील के लिए रिवीजन स्टार्ट किया था, वो जो अपन मोस्टली फोकस कर रहे थे वो बहुत सारे एग्जामों को लेकर अपन फोकस कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों के सामने अभी एसएससी जेईएन का एग्जाम आप लोगों के पास आने वाला है। लॉकडाउन अगर अपना 3 मई को खुल जाता है तो वो एग्जाम आप लोगों के सबसे, मैं कह सकता हूँ, टारगेटेड एग्जाम आप लोगों के लिए रहेगा। तो उसके लिए अपन ने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। ये जो सीरीज रिवीजन की जो अपन लोगों ने स्टार्ट करी है, इससे आप और भी एग्जामों में आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। जैसे कि जो यूपी में एएन की वैकेंसी निकली है, राजस्थान में जेईएन की वैकेंसी निकली है, इवन आप गेट और ईएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपको क्विक रिवीजन उसमें भी बहुत फायदा देगा, क्योंकि अपन इसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक की जो मेरी क्लासेस हैं, जिन बच्चों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर उसको विजिट करें। अभी तक अपन लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर का प्रेफरेंस एज कंपेयर टू, मैं बात करूं आप लोगों के आरसीसी से, क्यों करा जाता है, ठीक है, इसके कौन कौन से सेक्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं, उन सेक्शन का पर्पसेस क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ पर है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो अपन लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन लोगों ने कनेक्शन जो टॉपिक था, उसमें अपन लोगों ने रिवेट के यूज, डायमीटर, उसका बोल्ट डायमीटर क्या रहेगा, बोल्टिंग का पूरा, बोल्टिंग के पैटर्न्स अपन लोगों ने डिस्कस किए, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अपन लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद अपन लोगों ने वेल्डिंग किया। वेल्डिंग में भी अपन ने फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, सारा कुछ डिस्कस करते हुए इसेंट्रिक को अपन ने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करेंगे टेंशन मेंबर से। और आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिन बच्चों के डाउट्स जो मेरे को टेलीग्राम के थ्रू मिले हैं, उनको भी आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उन डाउट्स के लिए भी आप लोग मेरे साथ जुड़ते रह सकते हैं। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास का आज जो टॉपिक है दैट इज टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर की बात करें तो ये क्या है? टेंशन मेंबर वो मेंबर कहलाता है जिसमें आप लोगों को स्टील का स्ट्रक्चर में ऐसे मेंबर जो कि उस टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो टेंशन मेंबर यहां पर अपन लोग डिफाइन करेंगे। टेंशन मेंबर, those member which resist टेंसाइल लोड, ठीक है, which resist टेंसाइल लोड, ठीक है, लाइक टाई। टाई मेंबर आप लोगों से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टाई मेंबर क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फिगर्स आप लोगों को शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई रूफ ट्रस है, ठीक है, और ये रूफ ट्रस अपन लोगों ने डिजाइन करी है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स अपन लोगों के लगे हुए होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ, मैं कह सकता हूँ, कुछ मेंबर्स इस तरीके से इंक्लाइंड भी रहते हैं, ठीक है, और इस साइड भी वो इंक्लाइंड रहेंगे। किसी भी टाइप का आप लोगों ने बहुत सारे ट्रसेस देखे होंगे। तो मैं कह सकता हूं जो मेंबर्स, अगर मैं इनको टाई कह रहा हूं, ठीक है, तो ये टाई, इसको मेरे कहने का रीजन ये है बिकॉज, ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर, इंक्लाइंड मेंबर विच रेजिस्ट, विच रेजिस्ट टेंसाइल लोड इज नोन एज टाई, ठीक है, इज नोन एज टाई। वह इंक्लाइन मेंबर जिस पर टेंसाइल लोड आ रहा है वो अपना इंक्लाइन कहलाएगा। तो ये अपन के पास एग्जांपल आया किससे? ये एग्जांपल आया मेरा रूफ ट्रस का। ऐसा नहीं है कि रूफ ट्रस में ही आप लोगों के टेंशन मेंबर डिजाइन होंगे। टेंशन मेंबर आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों की बात करूं, ये मेरे पास कोई ब्रेस्ड स्ट्रक्चर आया है, जिसमें ब्रेस्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग ब्रेसिंग्स का यूज करते हैं। इसके एंड को अगर मैं फिक्स कर देता हूं, तो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से अगर मैं इसमें ब्रेसिंग का यूज करता हूं, इंक्लाइंड ब्रेसिंग्स का, तो ये भी यहाँ पर टेंशन मेंबर के रूप में अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो मेरी एक्स ब्रेसिंग है, ये एक्स ब्रेसिंग कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। ब्रेसिंग्स बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, आप लोग जानते हैं। कई सारे ब्रेसिंग्स के टाइप होते हैं। के ब्रेसिंग होती है आप लोगों की, वी ब्रेसिंग होती है, इन्वर्टेड वी ब्रेसिंग्स होती है, बहुत सारी टाइप की ब्रेसिंग्स होती हैं। तो ये जो ब्रेसिंग्स यहाँ पर यूज हो रही हैं, ये क्या होंगी? ये मेरी टेंशन मेंबर्स होंगी, टेंशन मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये मेरे पास फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से आपके पास और भी मेंबर्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बिल्टअप सेक्शन की आप लोगों से बात करूं तो बिल्टअप सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं टेंशन मेंबर। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर टेंसाइल मेंबर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ट्रस के जो आप लोगों के जो ब्रिजेस होते हैं रेलवे के, वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं बिल्टअप का, तो मान के चलते हैं अपन कि ये 2 चैनल सेक्शंस थे मेरे पास जिनको मैंने आपस में जोड़ा है, ठीक है। और ये जो चैनल जुड़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं ये चैनल बैक टू बैक जुड़ रहे हैं, ठीक है। चैनल्स एज बिल्ट अप कॉलम, ठीक है, चैनल्स एज बिल्ट अप, और इनका जो फेसिंग है दैट इज बैक टू बैक। जब मैं इसको एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो ऊपर वाली फ्लेंज है इसकी, ठीक है, और इस चैनल की, उनको मैं किसी मेंबर से जोड़ूंगा। तो यहां पर अगर मैं मान के चलता हूं कि उनको मैंने, मान लीजिए, लेसिंग्स के थ्रू जोड़ा हुआ है। लेसिंग्स क्या होती है? मेरी इंक्लाइंड आप लोगों की फ्लैट प्लेट्स होती हैं, जिसको मैं कंप्रेशन मेंबर में अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन बोल्टिंग कर देंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो लेसिंग जो बार है आप लोगों की, ठीक है, जो लेसिंग आपको दिख रहा है ये एज अ टाई बिहेव करेगा अगर इस पर टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा। इसी तरीके से आप लोगों को ट्रसेस के जो ब्रिजेस होते हैं रेलवे के, आपको वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये मान लीजिए ब्रिज है अपने पास रेलवे का, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्स है, इसमें ये इस तरीके से ब्रेसिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, प्लेट गर्डर की मदद से अपन इसको बनाते हैं। तो इस ट्रस ब्रिज में आप लोगों ने बेसिक मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने ये ब्रिजेस सॉल्व करे होंगे, जिसमें एलिमेंट में अपन एक्शियल फोर्स मान के कंसीडर करके चलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो मेंबर्स पर टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा वो अपने क्या कहलाएंगे? टेंसाइल या फिर टेंशन मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल अपन लोग टेंशन मेंबर के लिए समझ सकते हैं। केबल सस्पेंशन ब्रिज होता है आप लोगों का, टॉस में भी आप लोगों ने केबल सस्पेंशन ब्रिज जो होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो है टेंशन के अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आप लोगों से कि अपन को इसमें किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होगी। तो डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आप लोगों का टेंशन मेंबर, अपन कह सकते हैं ये अपने कोड पर ही बेस्ड है। और कोड है अपने पास IS 800, ठीक है, 2007। उसमें आप लोगों को टेंशन मेंबर के लिए क्राइटेरियाज दे रखे हैं कि टेंशन मेंबर के डिजाइन क्राइटेरियाज क्या हैं, उनकी फेलिंग किस किस फॉर्म में हो सकती है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अपन किस किस में निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि स्ट्रेंथ, ठीक है, कि अपन स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि उसके लिए जो फेलियर जिसमें हो सकता है उसका, उसी में अपन क्या निकालना चाहेंगे? उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे कि जो जो उसमें फेलियर की कंडीशन है वो उसमें अगर फेल ना हो तो मैं स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लूंगा। तो टाइप्स ऑफ फेलियर की बात करता हूं मैं आप लोगों से, जैसे कि टाइप्स ऑफ फेलियर इन टेंशन मेंबर, ठीक है। तो टेंशन मेंबर की अगर मैं फेलियर की बात करता हूं तो टेंशन मेंबर 3 क्राइटेरिया से फेल हो सकता है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया आपको मिलेगा दैट इज ग्रॉस सेक्शन। ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग की वजह से फेल होना, तो ये कहलाएगा आपका ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेलियर। इसमें जो अपन लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे इसकी, वो निकालेंगे ग्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, उसको डिनोट करेंगे अपन TDG से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो है आपके पास वो होगा आपका नेट सेक्शन का रप्चर, ठीक है। नेट सेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं कि नेट सेक्शन में अपन लोग क्या करते हैं कि जो बोल्ट होल होता है उसको अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, मतलब उसको माइनस करके चलते हैं। तो नेट सेक्शन रप्चर इसको अपन कहेंगे। इसको अपन और एक और नाम दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं फ्रैक्चर फेलियर। फ्रैक्चर फेलियर सारे की सारा जो इसका जो अपन के, और इसको मैं शो करूंगा TDN से, ठीक है, N फॉर नेट, ताकि अपन लोगों को क्लियर हो। तीसरा जो फेलियर आप लोगों को मिलता है वो मिलता है ब्लॉक शेयर की वजह से, ब्लॉक शेयर फेलियर। मैंने आप लोगों को मेरी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि अपन ब्लॉक शेयर को और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे टेंशन मेंबर में। तो आज वो अपन की क्लास जो है उसमें अपन इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है।
तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये 3 मेरे फेलियर क्राइटेरियाज हैं जिनमें मेरा टेंशन मेंबर फेल हो सकता है, तो मैं इन तीनों की ही कंडीशंस के लिए मेरे टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करूंगा। क्या मेरी टीडीजी की वैल्यू मेरी विद इन द लिमिट है, क्या मेरी टीडीएन की वैल्यू लिमिट है, या मेरी टीडीबी की। अगर ये तीनों में मेरा पास हो रहा होगा तभी मैं कह पाऊंगा कि मेरा जो टेंशन मेंबर है वो सेफ है। ठीक है, अगर वो इनके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा होगा, जितनी स्ट्रेंथ उसकी आनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक और अपन चीज मेंशन करूंगा कि पहले अपन मतलब इन ओल्डर टाइम्स में कह सकता हूं, ठीक है, इन ओल्डर टाइम्स वी यूज फ्लैट स्प्लिट। ठीक है, जो आप लोगों के फ्लैट मेंबर्स होते हैं, मेंबर आप लोगों को सेक्शन वाली क्लास में आप लोग फ्लैट्स को रेफर कर सकते हैं। जो अपने पास फ्लैट मेंबर्स होते हैं उनको अपन एज अ टेंशन मेंबर यूज करा करते थे। ठीक है, इन ओल्डर टाइम वी यूज फ्लैट मेंबर एज टेंशन मेंबर, या फिर आप कह सकते हैं एज अ टाई अपन उनको यूज में ले सकते करा करते थे एज अ टेंशन मेंबर। लेकिन अब आप लोग जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करे होंगे अपने इंजीनियरिंग के टाइम पर, और आप लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों ने पहले भी एग्जाम्स फाइट कर चुके हैं, तो अपन टेंशन मेंबर में आप लोग उनको देखने को मिलता है कि अपन एंगल सेक्शन जो हैं, ठीक है, उनको अपन ज्यादा यूज में करते हैं। अब बात आती है कि अपन उनको यूज में करने का रीजन क्या है, तो उसके रीजन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पहले अपन करते हैं फ्लैट्स की बात। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं, फ्लैट्स वर यूज्ड due to strong in tension but weak in compression। जो फ्लैट्स होते थे, टेंशन की प्रॉपर्टी तो वो इजीली रेजिस्ट कर जाते थे, लेकिन वो कंप्रेशन में बहुत ज्यादा वीक होते थे। ठीक है, तो अगर मैं कोई बिल्टअप सेक्शन बनाने जा रहा हूं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाया था ब्रेसिंग का, तो मैं कह सकता हूं कि उस ब्रेसिंग पर टेंसाइल लोड आएगा या कंप्रेशन आएगा। मैं इस चीज को उसको बनाने से पहले एक बार को मैं नहीं कह सकता हूं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो एक बार को जो मेंबर है, मैं दोनों ही उसके चेक लगाने की कोशिश करूंगा कि मेरा अगर उस पर बाई चांस, भाई जैसे आप लोग मान के चलें कि ये एक मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर विंड लोड इस तरीके से आता है, इस साइड से आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड से विंड लोड, तो आप लोगों का आप लोग देखेंगे कि ये जो मेंबर है, इस बार जो बकलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी वो इस वाली मेंबर में मिलेगी। ठीक है, यानी टेंसाइल प्रॉपर्टी इसको एक्ट करनी पड़ेगी। यदि सेम बिल्डिंग पे अगर विंड लोड किसी कारणवश इस साइड से आ जाता है, तो इस मेंबर को झेलना पड़ेगा टेंशन, और ये मेरा कंप्रेशन में चला जाएगा दूसरा वाला मेंबर। तो अपन फिक्स नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ विंड लोड कि कौन सा मेंबर एज अ कंप्रेशन ही बिहेव करेगा या फिर कौन सा टेंशन में ही बिहेव करेगा। तो मुझे एक ऐसा मेंबर की बहुत जरूर नीड हो चुकी है कि मैं उस मेंबर को दोनों के लिए चेक करूं, यानी कंप्रेशन के लिए भी और टेंशन के लिए भी। इसी वजह से फ्लैट्स जो थे उनको अपन ने यूज करना, अपन लोग कह सकते हैं कि छोड़ दिया। ठीक है, उनको अपन ने नेग्लेक्ट किया और टेंशन मेंबर्स को अपन यूज में लेने लगे। ठीक है, अब दूसरा इसका मेन रीजन अगर अपन टेक्निकली बात करते हैं कि कंप्रेशन में क्यों वीक होते हैं फ्लैट्स, ठीक है, तो उसका अपन मेंशन करेंगे, फ्लैट्स आर वीक इन कंप्रेशन ड्यू टू स्मॉलर रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये, स्मॉल रेडियस ऑफ गायरेशन की वजह से ये अपन को कंप्रेशन में मैं कह सकता हूं वीक मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर गायरेशन, अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है अगर वो कम है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप लोगों को एक फॉर्मूला जो है पी क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल जो लोड था किसी भी आपके लोगों के कॉलम पर, मैंने उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाई एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पर एल स्क्वायर आ जाएगा और आर स्क्वायर बॉटम में यहाँ पर जाके ऊपर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पी क्रिटिकल है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के। तो अगर इसकी वैल्यू कम होती है मेरी आर स्क्वायर की, तो मेरा पी क्रिटिकल भी कम हो जाएगा, यानी उसके कंप्रेशन को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, वो मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारणवश अपन लोग ने फ्लैट्स को यूज नहीं किया। ठीक है, और अगर अपन आगे देखें
ठीक है। नाउ वी यूज एंगल सेक्शन एज टेंशन मेंबर, ठीक है, एज टेंशन मेंबर, क्योंकि उसके रेडियस ऑफ गायरेशन की जो वैल्यू है वो कंपैरिजन टू फ्लैट्स क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब इसका मैं एग्जांपल भी आप लोगों को अगर एक अपन देखना चाहें तो एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर एक फ्लैट को कंसीडर करके चलता हूं, ये मेरे पास कोई एक फ्लैट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर साइज। इसका अगर मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों के पास मुझे निकालना है कि आई जो होगा इसका, ठीक है, रेडियस मतलब जो आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बी टी क्यूब बाई 12 हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही आपको समझा रहा हूँ। तो आर मिनिमम जो होगा यानी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मेरा फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया, ये आप लोगों का रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले में मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई आप लोगों का जो 12 है दैट इज 12, और जो इसका एरिया की वैल्यू होगी एक रेक्टेंगुलर की वो क्या हो जाएगी, बी इंटू टी वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर जो होगा, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 12 बचेगा। तो अंडर रूट में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू टी बाई अंडर रूट 12, ठीक है। और यदि मैं इसको कंसीडर करके चलता हूं एक एंगल सेक्शन, ठीक है, ये मेरा एंगल सेक्शन है और इसका अगर मैं साइज ले लेता हूं स्टील टेबल से ISA, मान के चलें आप 100 इंटू 10 mm का, ठीक है, यानी ये जो मेरा कौन सा है, इक्वल एंगल सेक्शन है, इक्वल एंगल सेक्शन। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन लोगों को कह सकता हूं मैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज मुझे कहाँ अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज मेरे को जो हैंडबुक आती है जिसको अपन स्टील टेबल के नाम से भी जानते हैं, उसमें मेरे को इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है, ठीक है। और जब मैं उसको रेफर करता हूँ हैंडबुक को, स्टील टेबल को, तो वहां से आप लोग देखेंगे कि जो आर मिनिमम होता है एंगल के केस में वो कौन सा होता है, आर वीवी डायरेक्शन में जो आप लोगों को मिलता है वो हमेशा आर मिनिमम वीवी के एक्सिस के अलोंग मिलता है एंगल में, और उसकी जो वैल्यू है इसकी वो है 19.1 mm, ठीक है। इस एंगल सेक्शन को मैंने यूज में लिया है, यहाँ पर मैंने इस फ्लैट को यूज में लिया है जिसकी लेंथ में लेके चल रहा था 200, मान लेते हैं अपन एक बार को, 200 इसकी मैंने लेंथ ली है, थिकनेस इसकी मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है, 10 mm का अगर ये मेरे पास थिकनेस का मेरे पास है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस एंगल की भी जो थिकनेस है वो भी मैंने कितनी मान के चला हूँ, 10 मान के चला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड कर रहा है इसकी थिकनेस पर ही, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 10 बाई अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 2.8 के समथिंग कुछ आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है सेम थिकनेस के लिए एक एंगल के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19.1, इट इज हाइयर, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आप लोगों को देखने को मिल रही है फ्लैट के केस में, दिस वैल्यू इज लो, या फिर मैं कह सकता हूँ स्मॉल। और जब रेडियस ऑफ गायरेशन पे ही मेरा पी क्रिटिकल डिपेंड कर रहा है, तो मैं कौन सा, मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मेरे को जो मैं फ्लैट यूज करूंगा वो उसकी बजाय मैं एंगल को प्रेफर करना चाहूंगा क्योंकि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में अपन को समझ में आ रहा है कि एंगल सेक्शन का जो क्रॉस एरिया है अगर मैं उसको फ्लैट के बराबर रखता हूं तो उसका मोर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहां तक मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि एंगल सेक्शन को ही अपन क्यों प्रेफर कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू फ्लैट्स। क्लियर है यहां तक? चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अपन लोग मेंशन करेंगे इसमें कि जो फ्लैट्स का जो फेलियर जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और अपना एंगल का जो है वो किस तरीके से फेल होगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से फ्लैट्स की बात करूं, इन फ्लैट्स द फेलियर occurs ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से, ठीक है।
लोड जो रिवर्सल होता है उसकी वजह से आप लोगों को वहां पर फेलियर मिलेगा, ठीक है। और एंड या फिर अपन कह सकते हैं आप लोगों का जो बोल्ट होल होते हैं, ठीक है, जो उसकी वजह से आप लोगों को फेलियर वहां पर देखने को, एंड बोल्ट होल, इन दोनों की वजह से आप लोगों को क्या मिलता है, जो फेलियर है फ्लैट्स में अपन को देखने को मिलता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि एंगल में क्या है इसके लिए। अगर मैं आप लोगों से इसी केस में एंगल की बात करता हूं, तो एंगल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसमें जो टू फैक्टर्स हैं, ठीक है, टू फैक्टर्स क्या है कि बट इन एंगल सेक्शन, पहला फैक्टर है आप लोगों को इसेंट्रिसिटी, ठीक है। बट इन एंगल सेक्शन टू फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसेंट्रिक लोड जो है वो इसेंट्रिक हो चुका है इस केस में, फ्लैट के केस में वो इसेंट्रिक नहीं होता है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी है तो उसके कारण क्या होगा वहां पर, इट विल कॉज मोमेंट। मैं आप लोगों को ये चीज पहले भी समझा चुका हूं, जब आप लोगों का लोड कंसेंट्रिक नहीं होगा तो आप लोगों के कुछ डिस्टेंस हो जाएगा उस पॉइंट से, तो डिस्टेंस इनटू लोड इज कॉज बाइंडिंग मूवमेंट और अ सिंपलर मूवमेंट, तो इट विल कॉज अ मूवमेंट इन योर मेंबर। तो अगर ये मोमेंट जो मेरा कंसीडर हो रहा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कंसीडर करके चलना पड़ेगा जब मैं एंगल सेक्शन से उसको डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को ये दिखने को मिल रहा है कि ये आपको एंगल में एक चीज क्या मिल गई, इसेंट्रिक जो है वो ज्यादा मिल गया, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है आप लोगों को, जो मैं दो फैक्टर बता रहा हूं वो फर्स्ट वाला ही है, दैट इज लोड रिवर्सल, एंड अगर आप उसके कनेक्शन के लिए बोल्ट होल जो कर रहे हैं मेंबर में, वो भी उसके लिए कंसीडर होता है। तो एंगल में मेरे को बस ये देखने को मिल रहा है कि मुझे दो चीजों का कंसीडरेशन करने को जो चल के पड़ता है, और फ्लैट्स में सिर्फ लोड रिवर्सल और बोल्ट होल का ही। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, दैट इज मोमेंट, एंगल के लिए इसको मुझे कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो यहां तक मेरे को क्लियर हुआ कि अपन टेंशन मेंबर को किस तरीके से यूज में ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो टेंसाइल की जो स्ट्रेंथ है एक टेंशन मेंबर में, उसको अपन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से उसके फॉर्मूले अपन लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज आप लोगों से पहले भी डिस्कस करी है। अभी जो फेलियर की जो कंडीशन है उन्हीं को अपन स्ट्रेंथ के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग हेडिंग डाल देते हैं और अपने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। इसको शो करने के लिए मैं इसको कैपिटल टी से शो कर देता हूं और डी के लिए मैं डिजाइन से शो कर देता हूं, ठीक है। तो टी डी की वैल्यू मुझे चाहिए। अब टी डी की वैल्यू तीन तरीके से फेलियर हो रहा था, तो तीन तरीके से जो फेलियर हो रहा है उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी वही आप लोगों की क्या कहलाएगी, आप लोगों की डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे टी डी, या फिर इसको मैं नाम दे देता हूं डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल strength will be minimum out of तीन क्राइटेरिया थे आपके पास। सबसे पहला आपके पास ग्रॉस सेक्शन का था TDG, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था नेट सेक्शन का, दैट इज TDN, एंड लास्ट जो था दैट इज ब्लॉक शेयर, दैट इज TDB, ठीक है। इन तीनों में से जो आप लोगों का मिनिमम होगा वही मेरी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। मिनिमम लेने का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि अपन उसकी मिनिमम इस वजह से मानते हैं कि यदि मैंने एक कोई टेंशन मेंबर को डिजाइन किया है, ठीक है, इस पर जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो कौन से केस के कारण फेल होगा, फर्स्ट केस के कारण यानी TDG के ग्रॉस एरिया के कारण फेल होगा, या वो TDN के कारण फेल होगा, या वो ब्लॉक शेयर के कारण फेल होगा, ये मुझे पहले से नहीं पता होता, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं एक बार फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग इसको वैल्यूज ना कंसीडर करें। अगर इसकी वैल्यू आप लोग मान के चलें 5 है, इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 4 है,
अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू चुन लेता हूं कि ये TDN की 7, यानी ये जो इस पे लोड आएगा वो 7 का, मैं मान के चलूंगा कि 7 लोड इस पे अप्लाई हो सकता है। और जब इस पे 7 का लोड आया और ये ड्यू टू TDG यानी ग्रॉस सेक्शनल की वजह से क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, क्योंकि ग्रॉस सेक्शन के लिए ये सिर्फ 5 ही लोड ले पाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं ये फेल हो जाएगा। यदि मैं इस पे लोड अप्लाई करता हूं, मान लीजिए 5, अगर मैंने 5 लोड अप्लाई किया है तो मैं कह सकता हूँ कि नेट सेक्शन में फेल नहीं होगा, क्योंकि नेट में तो ये 7 तक लोड ले सकता था, तो ये 7 वाले केस में वो नहीं होगा, 5 के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक शेयर की वजह से फेल हुआ तो ये मेरा मेंबर फेल हो चुका होगा, तो मेरा 5 भी की जो मेरा होगा वो नहीं है सही। तीसरी जो चीज है दैट इज 4, अगर मैं 4 कंसीडर करके चलता हूँ तो मेरा चाहे ये TDG आ जाए तो ये सेफ है, क्योंकि ये 5 तक लोड ले सकता है, नेट में फेल होगा तो भी 7 तक लोड ले सकता है, तो ये सेफ रहेगा, और 4 TDB का है ही। इसी वजह से मैं इन तीनों में से क्या करता हूँ, मिनिमम वैल्यू को लेकर चलता हूँ, उसी को मैं अपनी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ मानकर चलता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर ये चीज का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और ये जो चीज है अपन इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो अब अपन एक एक करके अपन यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से अपन लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, उसके कारण जो इसको मैं शो कर रहा हूं TDG से। इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को कोड में गिवन है वो है आप लोगों का TDG इक्वल्स टू AG इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M नॉट। ये आप लोगों को क्या शो कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रॉस आप लोगों के सेक्शन के लिए। यहाँ पर जो AG है आप लोगों का, AG आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर ग्रॉस सेक्शनल एरिया भी अपन इसको कह सकते हैं, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ऑफ ए मेंबर। गामा M नॉट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, गामा M नॉट यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और जो FY है आप लोगों का दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, जिस आप मेंबर को यूज कर रहे हैं उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। अगर बात करें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जब भी आप लोग यील्ड स्ट्रेंथ यानी FI के टर्म्स में बात करेंगे तो वहां पर गामा M जो होगा, M नॉट जो हो चाहे कोई सा भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1.1 अपन लोग लेकर चलते हैं जब भी अपन FI के टर्म्स में बात करेंगे। और जब भी किसी भी फॉर्मूले में आप लोगों को अपन अल्टीमेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वहां पर जो गामा की वैल्यू होगी वो हमेशा अपन 1.25 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको अपन बोल सकते हैं गामा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अगेंस्ट यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ तक अपना फर्स्ट जो हुआ है वो पूरा हुआ कि अपन इसको किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा जो है मेरे पास वो है दैट इज नेट सेक्शन रप्चर की वजह से, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड इज डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन नेट सेक्शन रप्चर, यानी नेट सेक्शन रप्चर की वजह से आप लोगों को किस किस तरीके से वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं किससे शो किया था अपन लोगों ने, TDN से मैंने इसको शो किया था। TDN का जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास किस किस टाइप के, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी मेंबर्स किस टाइप के हैं उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर अपन फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखेंगे फॉर प्लेट्स की मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, कि फॉर प्लेट्स
एंड फ्लैट्स। अगर आपके पास इस तरीके के मेंबर्स आप लोगों ने एज अ टेंशन मेंबर यूज करते हैं तो जो TDN का फॉर्मूला आपको मिलेगा इट विल बी इक्वल्स टू 0.9 AN, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है बीच में FU डिवाइड बाई गामा M1, ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस फॉर्मूले में AN जो है आप लोगों का वो है आप लोगों का नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया, ठीक है। और नेट सेक्शनल एरिया है क्या, मैं कह सकता हूं AG यानी जो ग्रॉस एरिया है उसमें से मैं एरिया ऑफ बोल्ट होल को माइनस कर दूं तो वो मेरे पास नेट सेक्शनल एरिया दे देगा। तो एरिया ऑफ जो बोल्ट होल है उसको मैं ABH से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ बोल्ट होल। तो ये मुझे फॉर प्लेट्स के लिए मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर प्लेट्स या फ्लैट्स यूज करूंगा एज अ टेंशन मेंबर तो मेरे को इसको फॉर्मूला को यूज में लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि बोल्टिंग पे ये डिपेंड करेगा कि बोल्टिंग किस टाइप की है, तो फॉर चेन बोल्टिंग की अगर मैं बात करता हूं, फॉर चेन बोल्टिंग, ठीक है, चेन बोल्टिंग का मतलब है यहाँ से चेन पैटर्न में जब आप लोगों ने बोल्ट्स को लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास मान के चलें कि ये कोई प्लेट थी जिसमें एज अ टेंशन मेंबर है और इसमें ये प्लेट जो आप लोगों के बोल्ट हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 बोल्ट्स इसमें लगे हुए हैं जो मेरा सेक्शन है उसके अलोंग। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि इसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है, नेट सेक्शनल एरिया मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसको अपन किस तरीके से शो करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो बोल्ट का जो पाथ होगा अपन उसी पाथ को ही कंसीडर करेंगे जिसके कारण मेरे को क्या मिले, क्रिटिकल पाथ मिले। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा मुझे मिल रहा है, पहले A से लोड गुजरेगा फिर B, C, D और E से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा AN निकलेगा वो क्या निकलेगा, B माइनस ND नॉट इंटू T, ठीक है। जो मुझे मिलेगा दैट इज B माइनस ND नॉट इंटू T। तो B क्या हो जाएगा, मेरे प्लेट की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि B माइनस N यानी नंबर ऑफ बोल्ट, कि आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं, तो मेरे पास 1 2 3, यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। डी नॉट जो आप लोगों का डायमीटर ऑफ बोल्ट है उसमें आप क्लियरेंस प्लस कराने के बाद डी नॉट निकालेंगे और प्लेट की जब थिकनेस से इंटू करा देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को वहां पर मैं कह सकता हूं कि AN की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये बात की मैंने आप लोगों से चेन बोल्टिंग के लिए। इसी तरीके से क्या हो सकता है, वहां पर स्टैगर्ड बोल्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। और स्टैगर्ड बोल्टिंग को अपन लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज जिगजैग बोल्टिंग, फॉर स्टैगर्ड पैटर्न कहते हैं इसको, या जिगजैग पैटर्न भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की बोल्टिंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसमें अपन किस तरीके से उसको करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि यदि अगर मेरे पास कोई प्लेट है, इस प्लेट को अगर जिगजैग बोल्टिंग है, एक मेरा बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट मेरा यहाँ है, ठीक है, एक बोल्ट मेरा यहाँ है, तो अब मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा लोड पास होगा वो पास किस तरीके से होगा। मैं कह सकता हूं वो पहले A आएगा, फिर B पॉइंट से पास होगा, फिर वो उसको C से पास होना पड़ेगा, फिर वो D से पास होगा और DE के साइड से वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट या फिर वो अपन कह सकते हैं पास हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं कह दूं कि जो मेरी पिच है इस केस में, pitch in staggered bolt या फिर bolting is known as staggered pitch, ठीक है। उसको अपन क्या नाम से जान रहे हैं, स्टैगर्ड पिच के नाम से जान रहे हैं। और स्टैगर्ड जो पिच है उसको अगर अपन डायग्राम में मेंशन करें स्टैगर्ड पिच को, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो आप लोगों के पिच डिस्टेंस, ये पिच आएगी इन दोनों बोल्ट्स के बीच में, ये जो P आप लोगों को मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा स्टैगर्ड पिच कहलाएगा, ठीक है। तो स्टैगर्ड पिच वाले केस में अगर आप लोगों को नेट सेक्शन का एरिया निकालना है
तो उसको अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला अपने पास आएगा AN इक्वल्स टू कैपिटल B यानी विड्थ ऑफ प्लेट जो है आपकी B माइनस ND नॉट, जो कि आपके नॉर्मल प्लेट्स वगैरह में भी चल रहा था। इसमें मुझे स्टैगर्ड जो मेरी पिच है उसकी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, दैट इज P1 T स्क्वायर P1 स्क्वायर इंटू T डिवाइड बाई 4 G1 जो आप लोगों का गेज है प्लस P2 स्क्वायर अपॉन T डिवाइडेड बाई 4 G2। ठीक है, इस केस के लिए फॉर्मूला मेरे पास आया है। जितनी स्टैगर्ड पिच आप लोगों की होंगी वो आप लोगों को इस फॉर्म में प्लस करानी होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि समीशन ऑफ पी एन स्क्वायर टी अपॉन 4GN। ठीक है, जो जो गेजेस हैं, गेज क्या हो जाएगा मेरे इस केस में, गेज डिस्टेंस मेरे पास, ये मेरे पास P1 आएगा यहाँ पर। इस केस में जो P1 है और जो P2 है वो दोनों आप लोग कह सकते हैं सेम है, और जो गेज होगा ये G2 हो जाएगा आप लोगों के पास, और ये मेरे पास G1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं P1 एंड P2 स्टैगर्ड पिच है, स्टैगर्ड पिचेस, और जो G1 एंड G2 है, G1 एंड G2 उसको अपन कहेंगे गेज डिस्टेंस। ठीक है, गेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर मुझे पता पड़ रहा है कि मेरे को स्टैगर्ड के लिए किस तरीके से मेरे को ये चीज निकालना होता है। ठीक है, तो अब बात हुई ये तो किसकी, मेरे पास फ्लैट्स की, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे पास प्लेट्स की। उसमें भी अपन लोगों ने डिस्कस किया चेन बोल्टिंग और स्टैगर्ड बोल्टिंग के लिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि अपन को अगर उसमें दूसरी चीज अवेलेबल हो, और दूसरा क्या था अपने पास, जैसे अपन ने प्लेट को डिस्कस किया है, उस जगह पर मेरे पास क्या हो सकता है, एंगल या चैनल सेक्शन भी हो सकता है। तो सेकंड इसी में आएगा B फॉर एंगल सेक्शन, और इसमें चैनल हो सकता है। ठीक है, चैनल सेक्शन आप लोगों के पास होता है, और या फिर अदर जो आप लोगों के स्टील रोल्ड सेक्शन, अदर स्टील रोल्ड सेक्शंस, ये आप लोगों को उसके लिए फॉर्मूला पढ़ना है। तो इसके लिए जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर अगर अपन एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि इसको किस तरीके से अपन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि यदि मेरे पास ये कोई प्लेट है, ठीक है, या फिर गसट प्लेट है ये किस तरीके की, या कोई भी है, इस पर एक एंगल मैंने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये जो मैंने एंगल कनेक्ट कर रखा है आप लोगों के साथ, इसकी ये जो लेग है जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरी क्या कहलाएगी, मैं कह सकता हूं ये लेग मेरी कहलाएगी कनेक्टेड लेग। और जो लेग इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अगर मैं मान के चलता हूँ बोल्टिंग से कनेक्ट हो रखा है इस तरीके से, जो लेग कनेक्टेड नहीं है वो मेरी कहलाती है आउट स्टैंड लेग। ठीक है, ये मेरी आउटस्टैंड लेग हो गई, और ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का प्लेट से लेकर जहां तक आप लोगों की आउटस्टैंड लेग है, ये कहलाता है आउटस्टैंड लेग डिस्टेंस। क्या कहलाता है ये, आउटस्टैंड लेग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस केस में जो मेरे कनेक्टेड लेग का एरिया है उसको मैं यहाँ पर शो करूंगा, उसके एरिया को। ठीक है, इसका जो एरिया होगा उसको अपन शो कर रहे हैं ANC से, यानी एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और जो आउटस्टैंड लेग है उसके एरिया को जब मैं शो करूंगा तो उसको करूंगा AGO से, यानी O इज फॉर आउटस्टैंड, यानी ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंड लेग। अब बात करते हैं कि सर आपने इसको AN से क्यों शो किया है और यहाँ पर AG से क्यों शो किया है। यहाँ पर AG से शो करने का मेरा पर्पस है, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा ग्रॉस में, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की बोल्टिंग नहीं हुई है, और कनेक्टेड लेग में अपन लोग देख पा रहे हैं कि बोल्टिंग हो रखी है, यानी उसमें से कोई बोल्ट होल के रिस्पेक्ट में कोई एरिया माइनस हुआ है, तो वो जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा नेट।
इस वजह से मैंने यहाँ पर शो किया है ANC, यानी नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंड लेग। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो यहाँ पर अपन मैं आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ, ANC इज नेट सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ठीक है, एंड AG नॉट इज ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। तो यहाँ तक अब मैं बात करूँ कि मुझे इसका जो फॉर्मूला है TDN, उसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो TDN की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर 0.9 ANC FU बाई गामा M1 प्लस का बीटा इंटू AG नॉट FY डिवाइड बाई गामा M0। तो आप लोग देख रहे हैं कि FI के रिस्पेक्ट में जो गामा है वो M0 से शो कर रहा हूँ, FU के रिस्पेक्ट में गामा M1 से, यानी इन दोनों का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो क्या रहेगा, मैं कह सकता हूँ कि जो है 1.25 रहेगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू गामा M0 की 1.1 रहेगी FI के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर ये मुझे पता पड़ गया ANC क्या है, FU क्या है, गामा पता है, यहाँ पर मुझे नहीं पता है, तो क्या नहीं पता मुझे, बीटा। तो बीटा की वैल्यू भी आप लोगों को जो गिवन है कोड में है, ये 1.4 माइनस 0.076 W अपॉन T FY बाई FU BS अपॉन LC, ठीक है। और ये जो इसकी वैल्यू है आप लोग कह सकते हैं इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए आप लोगों की 0.7, और आप लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसकी जो लेस देन होगी, इट विल बी लेस देन FU बाई FY इंटू गामा M0 बाई गामा M1, ठीक है। जो इसकी वैल्यू रहेगी वो इससे रहेगी। अब बात करें यहाँ पर कि मुझे W पता है, T पता है मेरे को, FI FU पता है, कि BS यहाँ पर क्या है। BS है आपका shear leg डिस्टेंस, क्या कहलाएगा, shear leg डिस्टेंस। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि LC क्या है, लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन है, यहाँ पर क्या है, LC इज लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन। W जो है आप लोगों का आपको पता है, वो W क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग डिस्टेंस है, आउटस्टैंडिंग लेग डिस्टेंस। और जो T है आप लोगों का W बाई T में, T क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ आउटस्टैंड। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को कोड में गिवन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बीटा जो है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर इस डायग्राम में अगर आप समझना चाहोगे कि W क्या है, तो W आप लोगों का आउटस्टैंडिंग का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज W, ठीक है। तो यहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मेरा टिपिकल सा हो जाता है ये फॉर्मूला, जिससे मैं कह सकता हूं कि मेरे को कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर मैं किसी एग्जाम को फाइट करने जा रहा हूं तो वहां पर तो इसकी कैलकुलेशन करने में मुझे और भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। और अभी तो इसमें अगर अपन BS को भी अगर डिफाइन करें, तो BS को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। BS क्या होता है आप लोगों का, जैसे शेयर लेग डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये मेरा कोई एंगल है, और ये जो एंगल है ये कनेक्टेड है किसी प्लेट के साथ, गसट प्लेट हो सकती है ये। मैंने आपको बता दिया जो आउटस्टैंडिंग जो डिस्टेंस है, दिस इज W, ठीक है। BS का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई बोल्टिंग कर रखी है किसी तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का, ठीक है, एंगल के स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक बोल्टिंग के तक, ये मेरा है W1, ठीक है। और जो थिकनेस है इसका वो हो जाएगी मेरी T। तो आपके पास BS क्या था अपने पास, शेयर लेग डिस्टेंस,
shear leg डिस्टेंस, ठीक है, जिसको अपन शो करते हैं BS से, उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी क्या यहाँ पर W, आउटस्टैंडिंग लेग प्लस W1 माइनस का T यानी थिकनेस। तो वहां से मेरा क्या निकलेगा, BS निकलेगा। और ये किस केस में मैंने आपको बताया है, ये मैंने बताया है आपको बोल्टिंग के केस में, ठीक है। यदि मैं मान के चलूं कि मेरा एंगल सेक्शन ही यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने वहां पर वेल्डिंग कर दी बोल्टिंग की बजाय, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा वहां पर। तो अपन लोग देखेंगे कि यहां से मैंने वेल्ड कर दिया इसको, और यहां से भी मैंने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है, ठीक है। तो वेल्डिंग के केस में जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा BS होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ओनली W के बराबर होगी, जो उसका आउटस्टैंड है। और ये किस केस में है, अपन लोग कह सकते हैं वेल्डिंग के केस में। तो BS आप लोगों को इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अगर इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दूं कि वो इम्पोर्टेंट क्या है, कि अपन कौन सा एंगल को यूज में लें यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों का है कि अपन मोस्टली यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपन अनइक्वल सेक्शन लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, फॉर टेंशन मेंबर, फॉर टेंशन मेंबर we should use unequal angle section, unequal एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब जिसकी दोनों लेग आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। अनइक्वल सेक्शन फॉर किसके लिए, बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। अगर अपन बात करें कौन सी साइड, लॉन्गर साइड उसकी कनेक्ट करें या फिर शॉर्टर साइड कनेक्ट करें, तो आप लोग कहेंगे कि उसकी जो लॉन्गर साइड होती है उसको अपन को गसट से करना चाहिए, यानी लॉन्गर साइड ऑफ एंगल should be connect to गसट प्लेट, ठीक है। यानी गसट प्लेट से अपन को लॉन्गर साइड ही क्या करनी है, कनेक्टेड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये लॉन्गर कनेक्टेड करने से मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं शॉर्टर करूंगा तो मेरा क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर करेंगे कि जो इसमें आप लोगों ने फॉर्मूले में करेक्शन फैक्टर लगाया है, ठीक है, करेक्शन फैक्टर बीटा जो आप लोगों ने यूज किया है, it will be reduced if you connect longer side to the gusset। longer side एंगल की कनेक्ट करने से आप लोगों की बीटा की वैल्यू कम हो जाती है, इसी वजह से मैं इसको यूज में लेता हूं। इस फॉर्मूले को अपन दूसरे तरीके से भी आप लोगों को कोड में मेंशन है कि जहां पर आप इसके जो फॉर्मूला है उसमें आप लोगों को चेंज भी आप लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी से ही सॉल्व करें। आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्मूला भी दे रखा है जो कि नंबर ऑफ बोल्ट या फिर आप लोगों ने वेल्डिंग कर रखी है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को भी यूज करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसकी TDN में वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूले से भी जो वैल्यू आती हैं वो गलत नहीं होती हैं, आप उस फॉर्मूले को कोड से इजीली यूज में ले सकते हो, ठीक है। उसमें अल्फा की वैल्यू जो वेरी करती है 0.7 0.8, वो करती है डिपेंडेंट कि आप लोगों के पास बोल्टिंग में आप लोगों ने कितने बोल्ट्स या फिर वेल्ड यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आप लोगों की किसमें, सी पार्ट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और जो सी है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस्ड ऑन ब्लॉक शेयर, ठीक है। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा आप लोगों का TDB। अब ब्लॉक शेयर में जो स्ट्रेंथ निकलती है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को दो, यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि दो फॉर्मूले आप लोगों को अप्लाई करने पड़ते हैं, और उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी मैं निकालूंगा यहाँ पर TDB1 और TDB2, और TDB1 में से जो मिनिमम होगा वो मेरी TDB की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लोग समझें कि क्या है इसके पीछे, क्या मतलब रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूंगा आप लोगों से शेयर यील्डिंग की, ठीक है। किसकी बात करूंगा मैं, शेयर यील्डिंग। और आप लोगों का जैसे अगर आप लोग मान के चलें कि ये मेरी कोई प्लेट है, गसट प्लेट,
उस पर मैंने एक एंगल का सेक्शन ये जो है या फिर प्लेट है वो मैंने उस पर लगा रखा है। ठीक है, ये मेरे पास बोल्टिंग की हुई है, 2 बोल्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो गसट प्लेट जो होती है आप लोगों को पता है कुछ इस शेप की होती है गसट प्लेट, जो अलग अलग आप लोगों ने प्लेट कटर्स वगैरह में भी देखी होगी। उस पर ये कोई प्लेट आप लोगों की अटैच्ड है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने बोल्टिंग कर रखी है। तो ये मेरा फ्लैट टाई है। मैंने एंगल सेक्शन अभी आप लोगों को व्यू कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ये मेरी क्या है, गसट प्लेट है। ये भी आप लोगों की क्या है, गसट प्लेट है। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों का, फ्लैट टाई है। इस तरीके से अगर आप लोगों का कनेक्शन होता है तो आप लोग कह सकते हैं कि दो आप लोगों का जो मैं कहूँ, ये जो मेरी प्लेट है, उस प्लेट में दो आप लोगों के प्लेन्स आप लोगों को मिलते हैं। एक तो आपका कहलाएगा ये टेंशन प्लेन, जहां पर टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, और एक आप लोगों का कहलाएगा शेयर प्लेन, जहां पर शेयर एक्ट होता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये आप लोगों का कहलाएगा शेयर प्लेन। तो आप लोगों को इसमें TDB1 जो फाइंड आउट करना है, दैट इज टेंशन प्लेन रप्चर। यानी टेंशन प्लेन की साइड से अगर आप लोगों को रप्चर देखने को मिल रहा है, उसको मैं शो कर रहा हूँ TDB1। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी TDB1 की, उसमें जो फॉर्मूला है दैट इज AVG इंटू FY डिवाइड बाय √3 गामा m नॉट प्लस 0.9 ANFU बाई गामा m1। इसमें अपन लोग वैल्यूज रखेंगे कि अपन को जिससे अपन को TDB1 मिलेगा। दूसरा जो आपका प्लेन था वो कौन सा प्लेन बताया मैंने आप लोगों को, शेयर प्लेन। ये शेयर प्लेन के में भी रप्चर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, शेयर प्लेन इसको अपन कह दें, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं टेंशन ईल्ड। उसके कारण जो आप लोगों को मिलेगा दैट इज शेयर प्लेन। आप लोग यहाँ पे कर दें शेयर प्लेन ईल्डिंग। तो TDB2 का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका, 0.9 AVN FU बाई गामा m1 और √3 प्लस ATG FY गामा m नॉट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें जैसे ही प्लेन चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा नेट एरिया इस फॉर्मूले में लग रहा था, वहां पर शेयर की वजह से आ गया है यहाँ पर फॉर्मूला, और यहाँ पे AVG जो शेयर के लिए लग रहा था, यहाँ पर ATG फॉर्मूला आ गया है। बाकी कुछ क्वांटिटीज आप लोगों को सेम देखने को मिलती है। और अगर बात करूं इन दोनों फॉर्मूलों में से, ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 2 विल बी RTDB की वो वैल्यू मुझे देगा। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। बात करते हैं कि सही AVG और ATG क्या है। ठीक है, AVG और ATG आप लोग देखेंगे कि इसको आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। आप लोगों के जो है, आप लोगों को इसका PDF जब मिलेगा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। AVG या मैं AVN की बात करूं तो ये मेरा मिनिमम ग्रॉस एंड, ये AVN आ रहा है, यानी ये नेट एरिया है ऑफ शेयर प्लेन, शेयर प्लेन। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली यानी आप लोग AVG से तो क्या शो कर रहे हैं, मिनिमम ग्रॉस। ठीक है, और जो AVN से कर रहे हो आप नेट एरिया शेयर प्लेन का। मिनिमम ग्रॉस एरिया ऑफ शेयर प्लेन इज AVG, और मिनिमम नेट एरिया ऑफ शेयर प्लेन इज AVN। ठीक है, ऐसे ही दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास ATG, और एक है मेरे पास ATN। तो यहाँ पर ये जो G और N है वो सेम रहेंगे, दैट इज ग्रॉस, और N इज नेट एरिया। लेकिन यहाँ पर शेयर प्लेन की जगह बात करेंगे अपन लोग टेंशन प्लेन की। ठीक है, और ये जो दोनों क्वांटिटी हैं ये भी रिस्पेक्टिवली आपको शो मैंने कर दी। इनकी वैल्यूज को निकाल के अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड, जो आपके लेंथ ऑफ कनेक्शंस होता है, उसमें अपन लोग जो कहते हैं कि जो आप लोगों का आप एज डिस्टेंस जो करते हैं उसको प्लस करा के अपन इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो 3 क्राइटेरियाज हैं, ये 3 क्राइटेरियाज में अपन का जो मिनिमम होगा, ठीक है, जो 3 क्राइटेरिया मैंने आप लोगों के निकाले हैं, टीडी जो होगा आप लोगों का, टीडी विल बी मिनिमम ऑफ 3 क्राइटेरिया, टी डी जी ग्रॉस एरिया में, नेट एरिया में और ब्लॉक शेयर में। ये आप लोगों का क्या होगा, कह सकते हैं अपन, मेरा वो आएगी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसकी वैल्यू जो है वो मेरी टेंशन की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा, सेफ होगा मेरा टेंशन मेंबर। क्लियर है? तो ये मेरे को यहाँ तक चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन लोगों ने देखा कि टेंशन मेंबर में अपन किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं और किस तरीके से अपन इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग स्लेंडरनेस रेशो की। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो आप लोगों को पता है कि स्लेंडरनेस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर टेंशन मेंबर के रिस्पेक्ट में अगर मैं आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशो को दिखा दूं तो आप लोग देखेंगे, पहले अपन बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो होता है आप लोगों का इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आप लोगों को इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू देता है, जिसको अपन कई बार इफेक्टिव लेंथ को, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है, ठीक है, उसको मैं इफेक्टिव लेंथ के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के मैं अपने लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। ठीक है, कई बार इसको लैम्डा से शो ना करके डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एस आर से ही शो कर देते हैं। ठीक है, कि स्लेंडरनेस रेशो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। टेंशन मेंबर के लिए आप लोगों का, फॉर टेंशन मेंबर आप लोगों का जो लैम्डा है, ठीक है, यानी स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा, जो आप लोगों की लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू। और जो लिमिटिंग वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो की, वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, वो आप लोगों को कोड से आप लोगों को मिलती है। ठीक है, यानी मेरे को ये कोड से फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों से, ये मेरा कि इफेक्टिव लेंथ जो है मेरी, दैट इज मिनिमम डिवाइडेड बाय द मिनिमम, तो ये मेरे पास आपका एल बाई आर मिनिमम आ जाता है। तो लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशियो कि अगर अपन को पॉइंट को मेंशन करना चाहें कि इसकी वैल्यू कोड के हिसाब से किस तरीके से वेरी करती है, तो उसको अब अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग मेंशन कर देते हैं लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, टेंशन मेंबर के रिस्पेक्ट में आप लोगों की ये बात कर रहा हूँ, इसको लैम्डा लिमिट से शो कर देते हैं। तो इसके लिए अपन एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे कि पहला पहला क्या कहता है, यदि आप मान के चले टेंशन मेंबर, अगर उस पर लोड आ रहा है, कोई स्ट्रेसेस आ रहे हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है लोड की वजह से, ठीक है, विंड और अर्थक्वेक के अलावा, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी दैट इज 180। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 180। दूसरा केस अगर जब अपन डिस्कस करते हैं तो दूसरा केस होगा कि जब आप लोगों का जो टेंशन मेंबर है, यदि वो आप लोगों का रूफ ट्रस में यूज हो रहा है या वो आप लोगों के फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्रेसिंग में यूज हो रहा है, ठीक है, उस पर अपन जो रिवर्सल जो आ रहा है लोड रिवर्सल के कारण, ठीक है, जो कि विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड की वजह से आए, तो वहां पर स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू होती है 350। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है आप लोगों के पास अदर देन टेंशन मेंबर, यानी मैं कह सकता हूं कि अदर टेंशन मेंबर जो है कोई सा भी, ठीक है, उसमें प्री टेंशन मेंबर काउंट नहीं करते हैं अपन, उसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 400। तो तीन केसेस अपन लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताए, आप लोगों के नोट्स के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अ टेंशन मेंबर which is subjected to which is
सब्जेक्टेड टू लोड, या फिर अपन कहें लोड के अलावा आप लोग मान लें स्ट्रेस रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का अगर आप लोगों को वहां पर मिल रहा है ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक, विंड और अर्थक्वेक को कंसीडर नहीं कर कर चल रहे हैं, विंड एंड अर्थक्वेक लोड, तो उस केस में जो मेरी इसकी वैल्यू होती है वो होगी मेरी 180। ठीक है, तो ये दूसरा केस क्या है मेरे पास, सेम है ये कि अ टेंशन मेंबर which is subjected to which is subjected to which is subjected to ठीक है, which is subjected to load reversal, ठीक है, ड्यू टू विंड, आप विंड को कंसीडर कर लें, और या फिर आप अर्थक्वेक को कंसीडर कर लें, अर्थक्वेक लोड, उस केस में आप लोगों का आप लोग कह सकते हैं विंड एंड अर्थक्वेक लोड, और ये जो टेंशन मेंबर है दीज आर यूज्ड इन, कहां कहां पे यूज कर रहे हैं अपन लोग, रूफ ट्रस, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रेसिंग सिस्टम के लिए, ब्रेसिंग सिस्टम। इस केस में जो मेरा रिवर्सल, जो मेरा लैम्डा है यानी स्लेंडरनेस रेशियो, उसकी वैल्यू रहती है 350। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दो मैंने कंसीडर किए हैं, इनके अलावा कोई भी आप लोगों के पास टेंशन मेंबर हो, फॉर एनी अदर टेंशन मेंबर्स जो इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे अपन लोग, उसके लिए जो वैल्यू रहती है वो रहती है 400। तो ये तीनों वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है कि ये वैल्यू कितनी कितनी होती है। ठीक है, और ये जो तीसरा जो मैंने आप लोगों को पॉइंट लिखाया है, इसमें अपन लोग कह सकते हैं कि कंसीडर नहीं करके चलते हैं किसको, प्री टेंशन मेंबर को। प्री टेंशनिंग आप लोग समझते हैं, प्री स्ट्रेसिंग आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा, वरना अभी अपन जब आरसीसी का रिवीजन चलेंगे उसमें आपको समझाऊंगा। जिन मेंबर्स में अपन स्ट्रेस पहले से ही इंड्यूस कर देते हैं, उस पर एक्चुअल लोड आने से पहले, वही मेरा क्या कहलाता है, प्री स्ट्रेसिंग फिनोमिना कहलाता है। और जो अपन उसमें दो मेथड से कर सकते हैं, दैट इज प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग मेंबर जो होते हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, मेट्रो के जो गटर्स वगैरह बनते हैं, वो इसमें अपन लोग काउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग जो इसमें टेंशन मेंबर में कवर करेंगे, दैट आर टेंशन स्प्लाइसेस क्या होती है। ठीक है, ये बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चनों में मेंशन होता है, तो टेंशन स्प्लाइस क्या होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। टेंशन स्प्लाइस, ठीक है, ये क्या है, ये एक काइंड का जॉइंट है, इट इज अ जॉइंट ऑफ टेंशन मेंबर, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट ऑफ टेंशन मेंबर, जिसका अपन यूज करते हैं किसी भी टेंशन मेंबर की लेंथ को इंक्रीज करने के। ठीक है, इट इज अ जॉइंट ऑफ टेंशन मेंबर which is used to increase length of टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो मैं जो यूज कर रहा हूं, उसको मैं इसको कह सकता हूं एक्सटेंड के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसकी लेंथ को, वो मेरा स्प्लाइस कहला रहा है। ठीक है, जहां पर आप लोग मान के चलें कि जो आप लोगों को जो साइज जो अवेलेबल होते हैं, मैं कह दूं कि जो अपन लोगों को जो स्टील टेबल में जो दे रखे हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, यानी उनकी जो लेंथ है वो अपन के पास फिक्स है, तो उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे स्प्लाइस जो है लगाकर उसकी लेंथ को मेरे पास बढ़ाने का एक तरीका है जो अपन लोग साइट पर अपनाते हैं। ठीक है, तो कैसे अपन इस चीज को कर सकते हैं, जैसे आप लोग मान के चलें कि
मेरे पास यदि ये कोई एंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ मैं कह दूं कि मुझे थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है, जो इसको मेरे को यूज करना है, तो मैं किस तरीके से इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं, इसको मैं एक बड़ा एंगल अगर इसके साथ लगा दूं, ठीक है, और इसमें मैं वोल्टिंग कर दूं आप लोगों के, तो ये मेरा इसका लेंथ इंक्रीज हो गई। एक तरीके से ये मेथड है। जैसे अपन लोगों ने बोल्टिंग के केस पढ़े थे, तो आप लोग कह सकते हैं टेंशन स्प्लाइस बिटवीन टू एंगल मेंबर्स, टू एंगल मेंबर्स, ठीक है, कि आप लोगों ने उसका लेंथ को इंक्रीज कर लिया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि दो अगर आप लोगों के उसको आगे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि अगर एक ये मेरे पास फ्लैट आ रहा है, ये दूसरा फ्लैट आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर आप लोग कवरिंग प्लेट लगाकर, ठीक है, आप लोग उसके कवर प्लेट लगा दें ऊपर और उसमें बोल्टिंग कर दें। इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कनेक्शन प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये एक यहाँ पर वोल्ट आ जाएगा, वोल्टिंग इस पैटर्न में आ जाएगी। तो ये कुछ केसेस हैं कि किस तरीके से अपन किसी भी मेंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं जब मेरे को उसका यूटिलाइजेशन हो, तो वो कहलाता है मेरा टेंशन स्प्लाइस। अगर आप लोगों के पास कभी भी इसका क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को अटेम्प्ट में क्वेश्चन में यही लिखना है कि इट इज अ जॉइंट, अगर ये काइंड ऑफ पूछे, और इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है कि किसी भी टेंशन मेंबर की लेंथ को एक्सटेंड या फिर उसको इंक्रीज करने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। एक कई बार आप लोगों से क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है लग एंगल से, कि लग एंगल क्या होता है, ठीक है, लग एंगल। लग एंगल की अगर अब बात की जाए तो ये एक छोटे एंगल्स में काउंट होता है। तो लग एंगल इज शॉर्ट लेंथ, आप लोग कह सकते हैं शॉर्ट लेंथ एंगल, शॉर्ट लेंथ एंगल यूज्ड फॉर joint used for joint to join outstanding, जो आप लोगों की लेग जो कनेक्टेड नहीं होती, आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ एन एंगल टू द गसेट प्लेट, ठीक है, टू द गसेट प्लेट। जरूरी नहीं है कि आप आउटस्टैंडिंग लॉग को ही करें, आप आउटस्टैंडिंग लेग फ्लेंज की भी, मतलब चैनल सेक्शन की फ्लेंज भी हो सकती है, उसको कभी आप लोगों को गसेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए काम में लें, तब भी आप लोग एंगल जो लग एंगल है उसको अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसको करने का पर्पस क्या है, ठीक है, इसको करने का पर्पस ये है, वी हैव टू रिड्यूस्ड, या फिर वी कैन से दैट कि द लेंथ ऑफ कनेक्शन और द जॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय दिस, ठीक है। पर्पस जो है, मुझे लेंथ ऑफ कनेक्शन को क्या करना है, लेंथ ऑफ कनेक्शन को कम करना है। तो इसमें जॉइंट कैसे होता है, जैसे ये मान के चलते हैं अपन, ये मेरे पास गसेट प्लेट है, ठीक है, दिस इज व्हाट गसेट प्लेट। आप लोगों का एक कनेक्ट, आप लोगों ने एक एंगल इससे कनेक्ट कर रखा है, ये मैंने एंगल कनेक्ट कर दिया इससे, ये मेरी कनेक्टेड लेग कहलाएगी, और ये मेरी, मैं कह सकता हूं दिस इज कनेक्टेड लेग, दिस विल बी आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग। इसको मेरे को लग एंगल से जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो क्या होगा कि ये जो मेरा एंगल है छोटा सा, ये मेरा क्या कहलाएगा, लग एंगल कहलाएगा, LUG, लग एंगल। और इसमें भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर बोल्टिंग कर दूंगा, तो इस बोल्टिंग से ये एंगल कनेक्ट हो जाएगा, और इसमें और इस एंगल में भी मैं एक बोल्टिंग कर दूंगा, तो ये इसकी आउटस्टैंडिंग लेग से कनेक्ट हो गया, दोनों साइड से बोल्टिंग करने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे कनेक्ट हो चुका है। तो इसको मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग लेग को कर दिया। पर्पस अगर अपन इसका लिखें, तो पर्पस अपन अपने नोट्स के लिए लिख लेंगे, ठीक है, टू रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है, लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपन लग एंगल का यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने टेंशन मेंबर जो थे उसमें मेन जो आप लोगों की चीज थी वो अपन लोगों ने क्या करी है, यहाँ पर डिस्कस करी है।
कि किस तरीके से अपन लोग उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक, इसमें देखा होगा आप लोगों ने, कई तरीके से अपन को क्रिटिकल सेक्शंस के भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों के मेन एग्जाम जो है एसएससी का उसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को स्टैगर्ड पिच वगैरह दे दी जाती है। वो क्वेश्चंस आप लोगों को कई प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर वो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी होते हैं, उनको अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होता है, मैं कह सकता हूँ। इवन आप लोग ये देख के चलें कि मान के चलें उसको करना इतना इजी है कि आप लोगों के नंबर कटने के चांसेस ही नहीं है। वरना अगर डिजाइनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं टेंशन मेंबर से तो वो भी इजी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्रिटिकल एंगल की को क्या होता है, या फिर मैं बोलूं क्रिटिकल सेक्शन के क्वेश्चन बोलूं उसको मैं, या मैं क्रिटिकल पाथ के नाम से आप लोगों के पास कई बार आ जाते हैं टेंशन मेंबर में, क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना है। क्वेश्चन कैसा रहता है अपने पास कि यदि मेरे पास ये कोई प्लेट है जो मैंने कनेक्ट की है, ठीक है, इसमें बोल्टिंग हो रखी है, ये मान लीजिए एक बोल्ट है आप लोगों का, ये मैंने बोल्टिंग कर रखी है। तो आप लोगों को क्या करना होता है कि क्रिटिकल सेक्शन यानी कौन से सेक्शन से मेरा, मैं कह सकता हूं कि मेरा वो पास होगा, तो मैं कह दूंगा आप लोगों से कि उसके लिए, पास होने के लिए आपको एक पाथ चुनना है कि वो किस पाथ से फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पाथ यहाँ पर बन रहे हैं वो कौन कौन सा पाथ है, कि मेरा अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है, और ये मेरा कह दूं मैं ये फोर्थ पॉइंट है ये मेरा। ठीक है, इसको फोर्थ मेंशन कर देते हैं, इसको अपन फिफ्थ मेंशन कर देते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये सिक्स्थ आ गया। ठीक है, फर्स्ट पाथ जो मेरे को अवेलेबल है वो क्या है, मैं 1 से जाऊं, 2 तक पहुंचूं, 2 से मेरा लोड 3 तक पहुंचे, और 4 से वो पास आउट कर जाए। सेकंड मेरे पास पाथ क्या बन सकता है, वो डायरेक्टली मेरा यहाँ से, अगर मैं कहूँ इसको यहाँ से एंटर हो। ठीक है, ये बोल्ट होल है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो इसको बोल्ट होल को अपन इससे थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा दूसरा ऑप्शन क्या बनता है मेरे पास, कि वो 4 से पास हो, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से पास हो, तो इसको 4, मैं यहाँ पर इसको भी 4 मेंशन कर रहा है, तो 4, 5, 6 से वो पास हो जाए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि वो 1 से जाए पहले, फिर 2 पे जाए, 2 से वो अपने आप इस वाले बोल्ट पर आ जाए 5 पर, 5 से पास हो जाए, फिर वो 3 पर आ जाए। ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली 6 से चला जाए। डी ऑप्शन में जो अभी बता रहा हूँ 1, 2, 5, और 5 के बाद उसकी मर्जी आ जाएगी मैं 3 पे, फिर वो 4 पे जाएगा। यानी ये मेरे पास पाथ बन सकते हैं, ये मेरे पास सेक्शंस बन सकते हैं जिनसे लोड एक लोड ट्रांसफरेबल हो सकता है। तो इस केस में मुझे क्या निकालना होता है, क्रिटिकल, आप लोग कहेंगे कि क्रिटिकल एरिया आप लोगों को निकालना होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल आप लोग कह दें इसको कि क्रिटिकल सेक्शन और पाथ विल बी आप लोग मेंशन करेंगे जिसका जो आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया क्या हो, मेरा मिनिमम हो। ठीक है, विल बी द पाथ, या फिर अपन विल बी द सेक्शन हैविंग मिनिमम एरिया, या फिर अपन उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक बार मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए इसमें बता देता हूँ अपन इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे डायमेंशंस आप लोगों को मेंशन करने पड़ेंगे कि अगर अपन इसकी विड्थ इस प्लेट की लेके चलें 300, ये आप लोगों के क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसी वजह से ये आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो पिच है आप लोगों की दैट इज 50 है। ठीक है, जो गेजेस हैं आप लोगों के यहाँ तक, ये है मेरा 50, ये मेरा 100 है अगर अपन मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मिड तक, और फिर से ये 100 है, यानी 200 है आप लोगों का यहाँ तक गेज, और लास्ट का जो है दैट इज ऑल्सो 50। तो कैसे निकालेंगे, एक केस की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट केस की 1, 2, 3, 4, 5 की। ठीक है, तो चेनिंग पैटर्न है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे जा रहा है, कोई भी स्टैगर्ड पिच काउंट नहीं हुई है, 1, 2, 3, 4 में बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैं क्या हो जाएगा, विड्थ यानी फॉर्मूला जो मैं लगाऊंगा वही बी माइनस एन डी नॉट वाला इंटू टी। तो बी मेरी 300, नंबर ऑफ बोल्ट होल आ गए मेरे 2, और डी नॉट जो होगा मेरा, मैं मान के चलता हूँ कि जो बोल्ट है वो 25 आ रहा है मेरा डी नॉट।
ठीक है। 22 के अगर मैं वोल्ट को यूज कर रहा हूँ तो 25 मेरा डी नॉट आ रहा है इंटू टी 10, तो यहाँ पर लगभग आप लोगों का एरिया आ जाएगा ये 50-250, ठीक है, यानी 2500 mm²। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करूं दूसरे केस की, बी वाले केस की 4, 5, 6, तो ये भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए एन का जो फॉर्मूला बी माइनस एन डी नॉट ही लगेगा। बी है मेरा 300, नंबर ऑफ वोल्ट इस केस में एक है, जो 5 पर अपन को एक ही वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। डी जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 25 आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, 25 इंटू 10। तो इस केस में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें क्या होगा अपने पास, आप लोग देखेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 2750 mm²। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं सी केस की, दैट इज 1256, तो इसमें मेरे को स्टैगर्ड पिच भी देखने को मिली है। तो स्टैगर्ड पिच के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी स्क्वायर टी बाई 4 जी, जितनी भी मेरे स्टैगर्ड पिच आएंगी और जो गेज आएंगे। तो बी माइनस यानी बी मेरा 300 है, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5 6 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 1 से लेके 2 तक गया, कोई स्टैगर्ड पिच नहीं आई, 2 से लेके 5 तक गया तो एक बार स्टैगर्ड पिच आई है, ठीक है, और 5 के बाद में 6 के चला गया, तो यानी मेरी एक ही स्टैगर्ड पिच काउंट होगी जो कि 2 से 5 तक आई है। तो एन मेरे जो आ रहे हैं नंबर ऑफ बोल्ट होल 2 आ रहे हैं, 2 और 5 पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोल्ट होल मेरे पास हो जाएंगे 2 इंटू 25, ठीक है। जो स्टैगर्ड पिच है मेरी वो है मेरी 50 का स्क्वायर, टी है मेरा 10 डिवाइडेड बाई 4, और जो 100 जो होगा भाई 2 से लेके 5 तक का जो गेज मैं यहाँ पर काउंट करूंगा, स्टैगर्ड पिच का गेज काउंट करना है, जो मेरा बराबर है किसके, 100 के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा जी की वैल्यू 100। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू लगभग समथिंग आएगी 2562 mm²। इसी तरीके से जब मैं बात करूं आप लोगों से लास्ट की, ठीक है, डी वाले ऑप्शन के लिए अगर अपन बात करते हैं, उसमें जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो बी मेरा हो जाएगा 300 बोल्ट। अगर अपन गिने 1 2 3 4 5 6 में, तो 2 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 3 पर भी बोल्ट आ रहा है, यानी 3 बोल्ट हो गए हैं मेरे पास। तो 3 इंटू 25, और आप लोगों का जो इसकी मैं कह दूं जो विड्थ है वो है 10, प्लस अब स्टैगर्ड पिच की बात करते हैं, तो स्टैगर्ड पिच कितनी आ रही है, तो 2 से 5 जब जा रहा हूं जब मेरी एक स्टैगर्ड पिच आ रही है, और 5 से 3 जा रहा हूं तब भी मेरी एक स्टैगर्ड पिच मुझे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर P1 P2 दोनों आएंगे, तो यहाँ पर P1 क्या होगा मेरे पास 50 का स्क्वायर इंटू टी इज 10, 4 इंटू गेज जो है फर्स्ट वाली में वो 100 है, दूसरी बार भी जो पिच है वो 50 ही रहेगी, थिकनेस 10 ही रहेगी, और जो गेज है इस बार भी सेम है जिसकी वैल्यू 100, क्योंकि दोनों में अपन को दोनों स्टैगर्ड पिच में गेज 100 मिल रहा है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2375 mm²। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास चारों एरिया निकल के आ चुके हैं, और उन चारों एरिया में से जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरा क्या कहलाएगी, क्रिटिकल पाथ या फिर क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा। तो इन चारों में से जो मिनिमम मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 2375 mm²। तो दिस विल बी माई क्रिटिकल पाथ, दिस विल बी क्रिटिकल सेक्शन अपन कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्या करना होता है, क्रिटिकल सेक्शन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एन जो है वो नंबर ऑफ बोल्ट्स आप लोग गिनते हैं, और जो आप लोगों का मैं कह दूं कि जो स्टैगर्ड पिच है वो आप लोगों की जब स्टैगर्ड आएगी तभी अपन लोगों को वो काउंट करनी होती है। तो इस तरीके से अपन टेंशन मेंबर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आप लोगों की डिजाइनिंग के आप लोग प्रैक्टिस करें। आप अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो वो भी आप लोग मेरे से कभी भी जो है पूछ सकते हैं। आप लोग जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो मेरे से डाउट भी बहुत बार पूछते रहते हैं, जो भी उनको डाउट आते हैं, ठीक है। तो कई सारे डाउट्स मेरे पास आए थे, जिनमें से एक आज मैं डाउट आप लोगों के साथ करूं डिस्कस, तो वो था आप लोगों ने कुछ एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर आप मेरे को शेयर सेंटर के बारे में बताएं कि शेयर सेंटर क्या होता है। शेयर सेंटर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये टॉपिक जो है आप लोग बहुत बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। शेयर सेंटर टॉपिक आप लोगों ने सॉम में भी पढ़ा हुआ होगा मैं मानता हूं, ठीक है। आप लोगों ने इस टॉपिक को कह सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ा है वहां पर भी अपन लोग इसकी बात करते हैं। शेयर सेंटर की बात स्टील स्ट्रक्चर्स में भी अपन लोग करके चलते हैं,
ठीक है, सबसे पहले अपन इसके बेसिक को जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं मान के चलता हूं जब तक अपन बॉटम से इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो बात करें अपन इसकी कि किस तरीके से इसमें होता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं शेयर सेंटर क्या है, यानी ये है क्या शेयर सेंटर। तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा इट इज अ पॉइंट, ठीक है, इट इज अ पॉइंट एट विच if load is applied, if load is applied, then it will induced bending moment only। ठीक है, there will be no twisting moment, no twisting, या फिर अपन कह सकते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो यहां तक ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल फॉर्म में इसकी बताई है कि एक ऐसा पॉइंट किसी भी सेक्शन का, चाहे आप उस सेक्शन का शेप कुछ भी ले लें, तो यदि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक ऐसा पॉइंट उस सेक्शन पर आए या फिर सेक्शन से मैं कह सकता हूं किसी भी दूरी पर भी वो आ सकता है, जरूरी नहीं है वो पॉइंट मुझे उस सेक्शन पर ही मिले, लेकिन जब मैं उस पॉइंट पर जब मैं लोड को लगाऊं या फिर जो सारी की सारी जो स्ट्रेसेस वहां से जनरेट हों, तो आप लोगों का जो सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग कहेंगे कि बेंडिंग मोमेंट ही वहां पर एक्ट करेगा, वहां पर किसी भी तरीके से आप लोगों को ट्विस्टिंग नहीं मिल रही है, तो वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, शेयर सेंटर का पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यहां तक मेरे समझ में आई कि हाँ भाई शेयर सेंटर होता क्या है। अब शेयर सेंटर किस तरीके से वेरी करता है, और अपन लोग कह दें कि इसको कैसे अपन लोकेट करेंगे, कैसे अपन निकालेंगे। तो पहला मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा इसी में पॉइंट, फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शंस। अगर मैं सिमेट्रिकल सेक्शंस की अगर आप लोगों से बात करता हूं कि सिमेट्रिकल सेक्शंस किस तरीके से होते हैं, एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल का। मान लीजिए ये मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके दो एक्सिस में डिसाइड करता हूं कि ये वन ऑफ द एक्सिस इज वाई वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्स एक्सिस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, तो आप लोग इसको देखते ही बता देंगे कि वाई वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आप लोग देख के ही बता देंगे कि ये एक्स एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज सिमेट्रिकल देखने का आप लोगों को बहुत, किसी भी एक्सिस के अलाउंग आप इस चीज को फोल्ड करके देखें। अगर मैं वाई वाई एक्सिस के इस पॉइंट को इससे मिलाता हूं, ठीक है, ए पॉइंट को मैं बी से टच करा दूं और सी पॉइंट को डी से टच करा दूं, तो टच होने के बाद ये बिल्कुल एज इट इज क्या हो जाएगा, ये ए डैश और ये सी डैश, ये आधा फिगर हो जाएगा। अगर ये आधा हो रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो सिमेट्रिकल है। ऐसे ही एक्सेस पे सी पॉइंट को ए से मिला दें, डी को बी से मिला दें, तो ये जो मिड पॉइंट पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। जब भी इस तरीके के आप लोगों को सिमेट्रिकल सेक्शंस मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए वहां पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन शेयर सेंटर will lie on, shear center will lie on क्रॉस सेक्शन, या फिर आप लोग कहते हैं मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस, और इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस आप लोग जानते हैं अपन उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी उसके सीजी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके सीजी पे ही लाई करेगा, यानी इसका जो वो है शेयर सेंटर, वो कहाँ आएगा, इसके मैं कह सकता हूं सीजी पर ही आएगा।
तो जो शेयर सेंटर है आप लोगों का वो CG पर ही आता है जब आप लोगों का सिमेट्रिकल फिगर होता है। तो ये चीज मेरे को क्लियर हुई। और एग्जांपल अगर इसमें देखें अपन लोग समझना चाहें तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर एक सर्कल का। सर्कल में भी अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये इस एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल है और इसके अलोंग भी क्या है, ये सिमेट्रिकल है। तो इसका भी जो शेयर सेंटर होगा वो कहाँ आएगा, ये बिल्कुल मिड में आएगा। और इस केस में भी जो मेरा शेयर सेंटर है वो मेरा CG पर आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और भी आप लोगों के पास बहुत सारे सिमेट्रिकल फिगर्स हो सकते हैं जिनको आप कर सकते हैं। अभी अपन लोग स्टील पढ़ रहे हैं, स्टील का डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर। तो एक और मैं स्टील का सेक्शन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है सारे के सारे स्टील स्ट्रक्चर्स में, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आई सेक्शन होता है, सिमेट्रिक आई सेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। सिमेट्रिक आई सेक्शन में जो शेयर सेंटर होता है वो भी इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस पे आता है। किस तरीके से आता है, ये मेरा आई सेक्शन है तो मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है पूरा। ठीक है। तो ये मेरा अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ये इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और ये मेरा वाई के अराउंड भी सिमेट्रिक है, एक्स के अराउंड भी। तो इसका जो शेयर सेंटर होगा वो कहाँ आएगा, मैं जानता हूँ इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इसके CG पर ही मुझे कहीं पर शेयर सेंटर मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या है, ये वैलिड पॉइंट है कि सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए शेयर सेंटर हमेशा उसके CG पर ही एक्ट करता है या फिर सिमेट्रिकल एक्सिस के मैं कह सकता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही लाई करता है। अब अपन बात करें कि अगर ऐसा है तो अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए आप लोगों के पास तो उस केस में अपन क्या करेंगे। अनसिमेट्रिकल के केस में ये किस तरीके से वेरी करेगा, क्या होता है, उसके लिए अपन देखते हैं। तो अपन अनसिमेट्रिकल सेक्शन को लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई चैनल सेक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चैनल सेक्शन वाई एक्सिस है इसका, ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है क्या, तो आप लोग देखते ही बता देंगे कि ये वाई एक्सिस के अलोंग दिस इज अनसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये बराबर नहीं आएगा, ये एरिया जब यहाँ आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या ये एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है, तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि हाँ सर ये एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है। तो फॉर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों का मैं कह सकता हूँ सेक्शंस, वो जो आप लोगों का जो CG लाई करेगा यानी CG यहाँ पर शेयर सेंटर जो लाई करेगा वो आप लोगों का जो सिमेट्री ऑफ एक्सिस के अलोंग ही लाई करता है। तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंट को, फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन शेयर सेंटर will lie on the axis of symmetry। वो उस एक्सिस पर ही लाई करेगा यानी इस एक्सिस पर वो कहीं पर भी लाई करता है। और अपन लोग देखते हैं कि चैनल सेक्शन के लिए जो शेयर सेंटर आता है वो यहाँ पर आएगा। और अगर मैं इसकी CG की बात करता हूँ तो CG जो मुझे मिलता है वो कहीं यहाँ मिड में मेरे को CG मिलता है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो शेयर सेंटर जो आप लोगों को मिला है वो आप लोगों को सेक्शन पे ना मिलके उससे कुछ दूरी पर मिला है। और जो दूरी जो होती है उसको अपन E से शो करते हैं और E जो होता है उसको अपन कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को पता है कि जैसे ही उसमें इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी के कारण क्या होगा, इट विल इंड्यूस्ड, ठीक है, इट विल इंड्यूस्ड ट्विस्टिंग, मैं कह सकता हूं इट विल इंड्यूस मोमेंट, इसके कारण मोमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर लोड शेयर सेंटर से लगा है तो किसी भी केस में आप लोगों का ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन लोड शेयर सेंटर के अलावा आप कहीं से भी उसमें अप्लाई करें तो आप लोग ये मान के चलें कि उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट भी क्या होंगे, जनरेट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि ये मेरा एंगल सेक्शन है, ठीक है, तो एंगल सेक्शन में जो मैंने आप लोगों को एक्सिस अगर मैं बताऊं आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग एक्सिस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई वी वी यू यू,
तो ये जो मेरा एंगल सेक्शन है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ये जब मेरा ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका जो शेयर सेंटर जो होगा, जिसके अलोंग ये सिमेट्रिक है, तो आप लोग कह सकते हैं ये मेरा ये जो एक्सिस है वी, इसके अलोंग ये मेरा सिमेट्रिक आ रहा है, ये बीच में से जो जा रहा है, तो यहाँ कहीं मेरा क्या आएगा, शेयर सेंटर लोकेट होकर आएगा, ठीक है। और जो इसका सीजी है वो आप लोगों को यहाँ कहीं मिलता है, तो ये सेंट्रिसिटी इसमें भी इंड्यूस हो रही है। यानी जब भी अनसिमेट्रिकल सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वहां पर शेयर सेंटर आप लोगों को सिमेट्रिकल जो एक्सिस है उस पर मिलेगा, लेकिन वो आप लोगों को कुछ सेंट्रिसिटी पे भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो आप लोगों को उनके इंटरसेक्शन यानी सीजी पर ही शेयर सेंटर मिलता है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का डाउट था, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है, तो आप लोग मेरे से और पूछ सकते हैं डिटेल में, या फिर गेट ईएसी की जो क्लासेस अपन लोगों की चल रही हैं, वहां पर अविनाश सर ने सॉम पढ़ाया है, उन्होंने वहां पर ये टॉपिक डिस्कस किया है, आप लोग उस क्लास को भी रिवीजन करके वहां पर देख सकते हैं और अपना डाउट को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो सॉम होता है वहां पर अपन शेयर सेंटर को फाइंड आउट भी करते हैं कि किस तरीके से चैनल के लिए, किस तरीके से अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा मैंने अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन कहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल आई सेक्शन अलग चीज है, अनसिमेट्रिकल अलग चीज है, उसके लिए एंगल के लिए अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन लोगों ने टेंशन मेंबर डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग मेरे से इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक मेरे से टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम पर जो पेज है जिस पर आप लोगों को जुड़ना है वो है दैट इज सिविल बाई नितेश, ठीक है। सिविल बाई नितेश जो पेज है टेलीग्राम, आप मेरे से उस पर जुड़े। आप लोगों के किसी भी तरीके के जो डाउट होते हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे ले रहा हूँ, आप उन सब्जेक्ट से मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। इवन अगर आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, चाहे आप लोगों का वो फ्यूचर स्टडीज की वजह से हो, प्रिपरेशन की स्टाइल की वजह से हो, तो आप लोग मेरे से इस पर जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे जो गेट ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पर, अनअकैडमी प्लस पर बहुत ही जल्द हम सिविल का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और अविनाश सर ने आप लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी कोर्स लॉन्च कर चुका है, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। मेरा जो कोड है, कूपन कोड, दैट इज नितेश 10, NITESH10, नितेश 10 जो कोड है, आप लोग उसको अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10%, और जो आप लोगों की फीस पर अप्लाई होगा। तो आप लोग अनअकैडमी जो प्लस का प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी तैयारियां करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग वहां पर ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।